राष्ट्रीय भंडारण निगम के लाभ में 13% की बढ़ोतरी। उपलब्धता बढ़ने से दालों के दामों में जल्द आएगा सुधार। चावल उत्पादन पिछले साल के करीब होने का अनुमान। राष्ट्रीय भंडारण निगम ने वर्ष 2014-15 में पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1528 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार करते हुए 182 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त किया है। निगम को पिछले साल के मुकाबले 13% अधिक लाभ हुआ है। निगम की यह उपलब्धता 12 राज्यों में 26 स्थानों पर 1.78 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता में हुई वृद्धि के कारण प्राप्त हुआ है। प्रबंध निदेशक श्री सिंह ने कहा कि लाभ में यह वृद्धि खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण और भंडार गृहों में भरपूर उपयोग के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि भंडारण क्षमता में हुई इस वृद्धि के कारण पूरे देश में करीब 115 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता हो गई है। खेतों में दालों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द दालों को आयात करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के अनुरूप आयातित दालों की खेप जल्द ही बंदरगाहों पर पहुंच जाएगी। घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता में सुधार आने पर दालों के दामों में जल्द ही सुधार आएगा। 5000 मीट्रिक टन आयातित अरहर और 5000 मीट्रिक टन उड़द की खेप 20 अक्टूबर तक बंदरगाहों पर पहुंच जाएगी। इससे जल्द ही खुदरा बाजार में भेजा जाएगा। घरेलू बाजार में आयातित दालों के पहुंचने के बाद दालों के दामों में सुधार आएगा। चालू खरीफ सीजन में समय पर बरसात न होने के बावजूद चावल का उत्पादन पिछले साल के करीब होने का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ में 374.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 374.27 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी। मंत्रालय के आरंभिक अनुमान के अनुसार प्रतिकूल मौसम के बावजूद बुआई क्षेत्रफल में हुई मामूली वृद्धि को देखते हुए चावल का उत्पादन पिछले साल के करीब होने का अनुमान है। चावल के उत्पादन में अगर कुछ कमी आती है तो पिछले साल के बचे स्टॉक से इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। बासमती चावल के उत्पादन में कमी आने की संभावना नहीं है, जिससे इसके सबसे बड़े खरीदार गल्फ देशों में इस साल चावल खरीद की मांग बढ़ने की भी संभावना से उत्पादकों को अच्छे दाम मिलेंगे। हालांकि 30 सितंबर को मॉनसून समाप्त माना जाता है, फिर भी देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। खासकर दक्षिणी राज्यों में अब भी बादल बरस रहे हैं। अगले 48 घंटों के दौरान कर्नाटक में बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। मॉनसून की समाप्ति के बाद से कर्नाटक में बादल जमकर बरस रहे हैं। यही वजह है कि 1 अक्टूबर से अब तक तटीय कर्नाटक में 45% और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी भागों में 50% अधिक बारिश हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मॉनसून की समाप्ति के बाद यहाँ बादल रूठे हुए हैं। 1 अक्टूबर से अब तक असम और मेघालय में 75%, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 68% कम बारिश दर्ज की गई है। अगले 2 दिनों में केरल और लक्षद्वीप में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। इन दोनों राज्यों में अक्टूबर के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। 1 अक्टूबर से अब तक केरल में 47% और लक्षद्वीप में 11% अधिक बारिश दर्ज की गई है। अभी हम अगले 5 दिन के पूर्वानुमान देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर या अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना छोड़ के तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अधिकतर या अनेक स्थानों पर वर्षा मिलने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। अभी उत्तर पूर्व भारत में देखते हैं तो 7 अक्टूबर से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में किसान पक चुकी खरीफ उड़द, बाजरा और सोयाबीन की कटाई कर लें। वहीं धान और कपास में सिंचाई का ध्यान रखें। उत्तर पश्चिम भारत में तोरिया की बुआई करना बेहतर रहेगा। साथ ही यहाँ सरसों की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। खेतों को जोतकर समतल कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों, मध्य महाराष्ट्र
और मराठवाड़ा में रबी की ज्वार की बुआई करना अच्छा रहेगा। तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में किसान मौसम साफ रहने पर मक्का की बुआई कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में मूंग की बुआई करना अच्छा रहेगा। किसान मूंग की विरंजीपुरम CO8 और VBN2 किस्म लगा सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में फूल गोभी, बैंगन और टमाटर की रोपाई करना अच्छा रहेगा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी इलाकों में तोरिया की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तोरिया की बुआई जारी रखें और मध्य प्रदेश के विंध्य पठारीय इलाके में प्याज और लहसुन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में रबी प्याज के लिए नर्सरी तैयार कर लें। वहीं बिहार के उत्तर पश्चिम मैदानी इलाकों में प्याज की रोपाई करना अच्छा रहेगा। झारखंड में अगेती आलू, हरी मटर और तोरिया की बुआई करना बेहतर रहेगा। साथ ही झारखंड में सरसों की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। किसान सरसों की शिवानी, वरुण, पूसा बोल्ड, BR 40 किस्म लगा सकते हैं। पंजाब में आलू की रोपाई कर सकते हैं और ओडिशा में मूंग की बुआई करना अच्छा रहेगा। पैदावार वाले प्रमुख राज्यों में खरीफ प्याज की नई फसल की आवक शुरू होने से इसके भाव में गिरावट आने लगी है। मंडियों में सप्ताह भर में इसके भाव में 200 रुपए क्विंटल से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। 29 सितंबर को देश भर की मंडियों में प्याज के औसत भाव 2218 से 4023 रुपए क्विंटल थे, जो अब घटकर 2069 से 3897 रुपए क्विंटल रह गए। सितंबर महीने में देश भर की प्रमुख मंडियों में प्याज की कुल आवक 35.72 लाख क्विंटल की हुई थी, जबकि अक्टूबर महीने में अभी तक मंडियों में 8.09 लाख क्विंटल प्याज की आवक हो चुकी है। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज के भाव 1000 से 2205 रुपए प्रति क्विंटल रहे तथा दैनिक आवक 250 टन की हुई। दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज का भाव 1800 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा तथा दैनिक आवक 34.13 टन की हुई। पंजाब की अमृतसर मंडी में लाल प्याज का भाव 2000 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा तथा दैनिक आवक 200 टन की हुई। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में लाल प्याज का भाव 3775 से 3900 रुपए प्रति क्विंटल रहा तथा दैनिक आवक 95 टन की हुई। खरीफ प्याज की आवक बढ़ने के कारण भाव में और कमी की संभावना है। इस कारण व्यापारी प्याज का स्टॉक नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आरंभिक अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2014-15 में प्याज की बुआई 11.92 लाख हेक्टेयर में हुई है तथा पैदावार 193.57 लाख टन होने का अनुमान है। पिछले साल इसकी बुआई 12.03 लाख हेक्टेयर में हुई थी तथा पैदावार 194.01 लाख टन की हुई थी। मंत्रालय के अनुसार पिछले साल के मुकाबले 2014-15 में प्याज की बुआई में कमी आई है, जिससे इसकी पैदावार भी पिछले साल के मुकाबले घटने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2015-16 के पहले 3 महीने अप्रैल से जून के दौरान देश में 3,39,402 टन प्याज का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 10.86 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ था। एनसीडेक्स के अनुसार अरंडी बीज के भाव गुजरात की दिशा मंडी में 4137 रुपए 50 पैसे क्विंटल रहे। वहीं एगमार्क नेट के अनुसार अरंडी बीज के हाजिर सौदों में भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 3625 से 3915 रुपए, हिम्मतनगर मंडी में 3950 से 3995 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में 3500 से 3650 रुपए और गोलूवाला मंडी में 3750 रुपए।
अरंडी की खेती वाले राज्यों में मौसम साफ होने की वजह से मंडियों में आवक पहले की तुलना में बढ़ गई है। इससे भाव टूट गए। दूसरा कारण ये है कि गुजरात में सितंबर के आखिर में हुई बारिश अरंडी बीज की नई फसल के लिए फायदेमंद है। इससे फसल को फायदा होता देखकर मिलों ने अभी खरीद कम कर दी है। इससे भाव नीचे आ गए। वैसे इस समय अरंडी तेल का निर्यात बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष 2015-2016 के पहले 4 महीनों अप्रैल से जुलाई के दौरान 1,71,804 टन अरंडी तेल का निर्यात हो चुका है, जबकि पिछले साल ये 1,68,427 टन ही रहा था। तो उधर कृषि मंत्रालय के 2015-2016 के पहले शुरुआती अनुमान के अनुसार अरंडी की पैदावार 19,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2014-2015 में समान अवधि में ये 19,63,000 टन रही थी। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मुजफ्फरपुर से 21 किलोमीटर दूर सरैया प्रखंड में एक छोटा सा गांव है भटौलिया। करीब 128 परिवार का छोटा सा गांव। गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी में लगे हैं। इसी गांव के मध्यम वर्गीय किसान परिवार में 15 फरवरी 1979 को एक बालक का जन्म हुआ। घर वाले की सोच थी कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, लेकिन गांव की मिट्टी में पला बढ़ा अविनाश इस समय कृषि कार्य में लगकर आज किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। अविनाश की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। 2007 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे से बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई की। बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते समय ही अविनाश को लगा कि गांव में जाकर कृषि की नई तकनीक को अपनाकर गांव के किसानों को खुशहाल बनाना है। कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा आय लेने के लिए पॉली हाउस का निर्माण करके और उसमें फ्लोरिकल्चर एक आय के जरिया को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो जब इसका मैंने अध्ययन किया तो हमें लगा कि अगर पॉली हाउस स्थापित कर जरबेरा की खेती की जाए तो इसकी बाज़ार में मांग काफ़ी ज़्यादा है, अच्छे रेट भी मिल जाते हैं। तो इस कारण से हमारे पास ये विचार आया कि हम जरबेरा की खेती करें और 1 साल में इस जरबेरे की खेती से हमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की आय हो जाती है। क्योंकि इसका जो कट फ्लावर है, एक कट फ्लावर का कीमत कम से कम 5 रुपये तक आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जरबेरा की खेती करना अच्छा समझे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जरबेरा फूल की खेती पॉली हाउस में शुरू किया। जो हमने पॉली हाउस का निर्माण किया उसके बाद लगातार हमें काफ़ी अच्छी आमदनी, हमने सब्जी भी लगाया, सब्जी की भी
खेती काफ़ी अच्छे तरीके से शिमला मिर्च और टमाटर की खेती की। उसके बाद हमने फूल की खेती किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत से हमें 90% अनुदान पे इस पॉली हाउस में मिला है, जिसमें हमें 9.5 लाख का प्रोजेक्ट में हमें 95,000 रुपये हमें देना पड़ा। बाकी का सरकार से हमें लाभ मिला और इससे हमें काफ़ी राहत हुई, क्योंकि उस समय पूंजी नहीं थी और इसे इस्टेब्लिश करने में हमें मदद मिली है सरकार के द्वारा। हमने सामान्यतः पॉली हाउस में जरबेरा की खेती, ओपन फील्ड में गुलाब की खेती, रजनीगंधा की खेती और गुलदावदी की खेती हमने किया है। और तीनों में जितने भी फ्लोरिकल्चर में हमने फूल की खेती की है, सब में हमें अच्छी आमदनी मिली है। और जो भी किसान आए हैं वे इस आमदनी से वो भी संतुष्ट हुए और उन्होंने भी अपनाया है इसको देखकर। क्योंकि गुलदावदी में एक तो फूल से भी आमदनी हो जाती है, प्लस उसकी नर्सरी तैयार करने के बाद मार्केट में उसका सेल हो जाता है और शहरों में खासकर ज़्यादातर लोग इसे लेने वाले हैं। इसी तरह रजनीगंधा की खेती, इसकी भी कट फ्लावर बिकते हैं और सजावट के काम में आते हैं। जिस कारण सबसे फ्लोरिकल्चर में हमने जो देखा है कि काफ़ी अच्छी आमदनी इससे हमें प्राप्त हुई है और यह एक किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया फूल की खेती बन सकता है। अविनाश ने सर्वप्रथम केला के टिश्यू कल्चर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने केला का टिश्यू कल्चर तैयार कर गांव के किसानों के बीच बेचना शुरू किया और उसके लाभ से उन्हें अवगत कराने लगा। पूरे इलाके के किसान नवीनतम पद्धति से तैयार पौधों को लगाकर मुनाफा कमाने लगे। इस पद्धति से खेती करने वाले किसानों को उन्होंने सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ भी दिलाने लगे। 1000 स्क्वायर मीटर का अगर हम पॉली हाउस बनाते हैं तो उसमें 6000 पौधा लगते हैं और 6000 पौधा का कीमत लगभग 1,80,000 रुपये के आसपास पड़ता है। और ये जरबेरा का जो हम खेती शुरू करते हैं तो ये 3 वर्षों तक इस फील्ड में लगा रहता है और उससे हमें फूल प्राप्त होते रहते हैं। तो हमने जो देखा है, हमने जो आमदनी से प्राप्त की है 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष हमने इससे आमदनी प्राप्त की है। तो 3 लाख रुपए इसमें 3 साल में लगभग खर्च आ जाते हैं और 9 लाख रुपए की आमदनी आती है, यानी कि 6 से 7 लाख रुपए की शुद्ध मुनाफा इससे हमें प्राप्त होता है। उसी तरह बाहर जब हम गुलदावदी की खेती करते हैं, रजनीगंधा की खेती करते हैं तो इसमें काफ़ी कम मात्रा में हमें पैसा लगता है। जैसे रजनीगंधा की अगर हम खेती करें तो प्रति एकड़ 40 से 45 हज़ार तक रुपए की खर्च आती है, जबकि इससे हमें 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की आय हो जाती है। और उसी तरह गुलदावदी की खेती जब हम करते हैं तो ठंड के महीने में, चूँकि 1 सीजन फ्लावर है ये, तो इससे भी हमें 40 से 45 हज़ार के आसपास ही कॉस्ट आता है और इससे भी 1.5 से 2 लाख रुपए तक की हमें आमदनी प्राप्त हो जाती है प्रति एकड़। अविनाश को खेती की पहली सफलता ही उसे कृषि में नवीनतम तकनीक पद्धति को अपनाने में प्रेरक का काम करने लगा। फूलों की खेती जैसे गुलाब, गुलदावदी, गेंद और रजनीगंधा की तरफ कदम बढ़ाकर खुद खेती तो किया ही, अन्य किसानों का समूह बनाकर उनसे परंपरागत खेती से हटकर मुनाफे की खेती करवाने लगे। फूलों की खेती में 1000 वर्ग फीट में पॉली हाउस बनवाकर जरबेरा की खेती करने लगे। कृषि विभाग के द्वारा 90% अनुदान पर उपलब्ध पॉली हाउस पूरे प्रखंड में पहली बार बनवाने पर इलाके के किसान इस नई पद्धति से काफ़ी आकर्षित होने लगे। जब जलवायु परिवर्तन की जैसे ही बात आ रही है तो पेड़ पौधे कम होने की बात आ रही है, तो इसको देखते हुए सरकार की ओर से भी वृक्ष लगाओ अभियान में काफ़ी तेज़ी आई है और आम लोग भी अब फसल के बदले लकड़ी वाले जो कीमती वृक्ष है उसको लगाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी अच्छी आमदनी कृषि वानिकी से भी हमें होती है और किसानों को भी इससे काफ़ी अच्छी आमदनी मिल सकती है। जैसे कि यहाँ बिहार सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम भी है कृषि वानिकी की। अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को दिया जाता है और काफ़ी कम मेहनत में कम समय में ये योजना पूरी होती है और किसान को शुद्ध मुनाफा 1 लाख का साल में हो सकता है। आप इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? हम इस क्षेत्र में कृषि वानिकी के क्षेत्र में एक तो पौधरोपण पे भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, उसके अलावे नर्सरी तैयार कर किसानों को हम काफ़ी कम कीमतों में उन्हें मुहैया करा रहे हैं और अन्य किसानों को भी इसके बारे में बताकर उनसे भी नर्सरी हम तैयार करवाने की काम कर रहे हैं।
निश्चित रूप से भविष्य के लिए हमने बहुत सारे योजनाएं को संजोए रखा है, जिसमें जो किसान उत्पादन कर रहे हैं उसका अच्छा कीमत मिले, इसके लिए फ्रूट संबंधित और मशरूम संबंधित बाई प्रोडक्ट बनाने की हमारी योजना है। और टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में और कारवा को आगे बढ़ाने के लिए टिश्यू कल्चर लैब लगाने की हमारी योजनाएं हैं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।